स्टार्ट करते हैं जी। आज हम करेंगे कूलम्स लॉ का नेक्स्ट पार्ट। कूलम्स लॉ का हमने बेसिक पार्ट कंप्लीट कर लिया। अब हम कूलम्स लॉ के नेक्स्ट पार्ट पे आएंगे। कूलम्स लॉ का जो अगला पार्ट है, इसमें हम कूलम्स लॉ के वेक्टर की बात करेंगे। कूलम्स लॉ की वेक्टर नोटेशंस और कूलम्स लॉ को वेक्टोरिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हम उसकी बात करेंगे। कूलम्स लॉ को वेक्टोरिकली रिप्रेजेंट करने के लिए पहली बात, फोर्स रिप्रेजेंट करता है कूलम्स लॉ। फोर्स क्या होता है? इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका मैग्नीट्यूड भी होगा और इसकी डायरेक्शन भी होगी। इसका मैग्नीट्यूड भी होगा और इसकी डायरेक्शन भी होगी। अभी तक हमने सिर्फ बात किसकी करी है? मैग्नीट्यूड की, डायरेक्शन की नहीं करी। तो फोर्स को अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूं, सो आई विल राइट इट एज 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ये हो गया मैग्नीट्यूड, साथ में आ गई डायरेक्शन, ये देगा यूनिट वेक्टर। ये चीज क्या हो गई? मैग्नीट्यूड, जिसकी अभी तक हम बात कर रहे थे। और ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? डायरेक्शन। क्या यहां तक बात समझ में आती है? मैग्नीट्यूड हो गया K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, और आर कैप क्या हो गया, या कोई भी एन कैप लिख लो या कोई भी टोपी लगा लो, वो क्या हो गई? डायरेक्शन। कहने का मतलब यह है कि अगर आपके पास एक चार्ज है, लेट्स से +3 माइक्रोकूलम, एक चार्ज है Q2, ये है +1 माइक्रोकूलम, तो फर्स्ट सेकंड को क्या करेगा? रिपेल। पहला दूसरे को रिपेल करेगा, मतलब धक्का देगा। मतलब फर्स्ट की वजह से सेकंड पे फोर्स हो गई राइट साइड, फोर्स ऑन सेकंड, सेकंड पे फोर्स फर्स्ट की वजह से, फर्स्ट की वजह से सेकंड पे फोर्स, या कह दो F ऑन 2 बिकॉज ऑफ 1। दिस इज फोर्स ऑन सेकंड बिकॉज ऑफ फर्स्ट। इसी तरह से सेकंड फर्स्ट को क्या करेगा? रिपेल करेगा। दिस इज F12, ये होगा फोर्स ऑन फर्स्ट बिकॉज ऑफ सेकंड। क्या यहां तक बात समझ में आती है? सिमिलरली अगर मैं अट्रैक्शन की बात करूं, यहां पे है Q1 +5 माइक्रोकूलम, इधर है Q2, इसका नाम दे दिया -2 माइक्रोकूलम। तो देखो सेकंड फर्स्ट को क्या करेगा? अट्रैक्ट। ये हो गया फोर्स ऑन फर्स्ट बिकॉज ऑफ सेकंड। इसी तरह से फर्स्ट सेकंड को क्या करेगा? अट्रैक्ट, फोर्स ऑन सेकंड बिकॉज ऑफ फर्स्ट। समझ में आई? तो ये हो गई डायरेक्शन। अभी तक हमने डायरेक्शन की कोई बात नहीं की, डायरेक्शन की कोई बात नहीं की थी। कैसे यूज करेंगे इसको, कैसे इस्तेमाल करेंगे, उस पे आएंगे। उससे पहले वेक्टोरिकली हम क्या क्या निकाल सकते हैं? सबसे पहले हम ये प्रूव कर सकते हैं कि कूलम्स लॉ obeys न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन भैया का तीसरा लॉ क्या है? टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। एवरीबॉडी रिमेंबर दिस, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। मतलब आपके पास ये एक चार्ज है Q1, मैं कंडीशन ले रहा हूं Q1 इंटू Q2 ग्रेटर देन 0। क्या रिप्रेजेंट करता है ये बताओ? Q1 इंटू Q2 ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या हुआ? फोर्स क्या हो गई? रिपल्सिव। दैट बोथ आर पॉजिटिव और बोथ आर नेगेटिव। सो Q1 इंटू Q2 ग्रेटर देन 0 का केस ले रहा हूं। सो फर्स्ट, ये दिस इज Q1, दिस इज Q2, कंडीशन इज द प्रोडक्ट इज पॉजिटिव, दोनों के बीच का डिस्टेंस है R, दोनों के बीच का डिस्टेंस है R। फर्स्ट सेकंड को क्या करेगा? रिपेल, F21। सेकंड फर्स्ट को क्या करेगा? रिपेल, F12। मैंने क्या क्या नाम लिए? F12 क्या है? फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। F21 क्या है? फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। कोई दिक्कत?
Q1 ड्यू टू Q2, Q2 ड्यू टू Q1। यहां तक कोई दिक्कत? डायरेक्शन क्लियर यहां तक? अब दो डायरेक्शन और अब बात करेंगे। एक लिया यूनिट वेक्टर R12, दिस इज यूनिट वेक्टर फ्रॉम Q1 टू Q2। 1 से 2 की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, 1 से 2 की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, ये हो गया 1 से 2 की डायरेक्शन राइट साइड हुई। तो इस डायरेक्शन में जो 1 यूनिट का वेक्टर है उसको नाम क्या लिया? R12। R21 is unit vector from Q2 to Q1. R21 is unit vector from second to first. इधर तक कोई दिक्कत बेटा? यहां तक बात समझ में आई? मैंने क्या क्या नोटेशंस ली वो क्लियर? अब आ जाते हैं इसकी वेक्टर फॉर्म में। इसकी वेक्टर फॉर्म में क्या होगा? F12 K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। ये क्या हुआ? मैग्नीट्यूड। अब क्या देना है साथ में? यूनिट वेक्टर डायरेक्शन के लिए। अब F12 कहां है बेटा? राइट है लेफ्ट है? F12 कहां है? F12 ढूंढो। F11 बिकॉज ऑफ 2, F11 बिकॉज ऑफ 2 ये रहा। किधर हुआ? लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड में यूनिट वेक्टर कौन सा है? R21। तो यहां पे यूनिट वेक्टर कौन सा आएगा? R21। ये हो गया मैग्नीट्यूड, ये हो गई डायरेक्शन। यहां तक क्लियर? इसी तरह से F12 के बाद F21 पे आ जाओ। F21 मैग्नीट्यूड क्या होगा? K Q2 Q1 बाय R स्क्वायर। अब F21 की डायरेक्शन क्या है बताओ? राइट साइड में। राइट साइड पे कौन सा यूनिट वेक्टर है? R12। तो इसमें यूनिट वेक्टर कौन सा आएगा? R12। ये नहीं याद, ये मत करना कि 12 है तो यहां 12 लिखना है, नहीं, डायरेक्शन से देखोगे ना। ये बात समझ में आई? दूसरी बात, ये दोनों यूनिट वेक्टर्स हैं। यूनिट वेक्टर्स हैं तो इनका मैग्नीट्यूड क्या है? बराबर। और इनकी डायरेक्शन क्या है? पुट्ठी। डायरेक्शन पुट्ठी होती है दो वेक्टर्स की जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो वो क्या होते हैं? नेगेटिव वेक्टर्स। मतलब जो R12 है दैट इज नेगेटिव ऑफ R21। यस और नो? R12 को नेगेटिव ऑफ R21 सब्स्टिट्यूट कर दो। F21 मेरे पास कितना आया? K Q2 Q1 बाय R स्क्वायर नेगेटिव ऑफ R21। तो माइनस बाहर लेके ये मैंने कहां से सब्स्टिट्यूट किया? फर्स्ट इक्वेशन से। नेगेटिव बाहर ले लूं तो क्या बचेगा? F12। यस और नो? सो F21 किसके बराबर आ गया? F12 के। पहले पूरा स्टेप लिख दूं। नेगेटिव बाहर लूंगा तो क्या होगा? K Q2 Q1 बाय R स्क्वायर इंटू R21। और ये क्या है? फर्स्ट इक्वेशन से माइनस F12। सो F21 इज नेगेटिव ऑफ F12। टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। देयरफॉर ये क्या फॉलो कर रहा है? न्यूटन्स थर्ड लॉ। क्लियर? 2 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, चांसेस कम है। अब सीबीएसई में डायरेक्ट क्वेश्चंस कम आते हैं, बस स्कूल एग्जाम में, यूटीज में कम पोर्शन होगा, कंटेंट कम होगा उनके लिए देने के लिए, तो आ सकता है। समझ में आई बात? प्लीज लिखिए इसको अपने हाथ से। कोई स्टेप नहीं क्लियर होता अभी पूछिए। आगे देखिए, नेक्स्ट इज कंप्लीट वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। इस पे बेस्ड क्वेश्चंस इंट्यूशन है, इस बार आ सकता है। कैसा आएगा बताऊंगा, कैसा आने के चांसेस हैं, कैसा सोच सकते हो आप, आ सकता है, मुश्किल नहीं होता। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ क्या है? टेस्ट में दूंगा सीधा। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ देखो, टेस्ट में ऑब्वियसली, टेस्ट में ऐसा कुछ आना चाहिए ना जो नया हो, जो उस वक्त ऑन द स्पॉट तुम दिमाग लगाना चाहो। क्योंकि अगर वही जो मैंने कराया वही टेस्ट में दे दिया तो फिर मेरा टेस्ट लेने का फायदा ही क्या? रट्टे मार के टेस्ट देना है तो जो टेस्ट में वो आए जो तुमने नहीं पढ़ा, ताकि तुम उस वक्त ऑन द स्पॉट लॉजिक से दिमाग लगा सको, वो जरूरी है। इन टेस्ट के कोई मार्क्स या बोर्ड में थोड़ी ना जुड़ने हैं। तो अब अभी आपको टेस्ट का मतलब क्या होता है कि आपको अपने आप को चैलेंज करना है। पेपर में अगर कुछ नया आ गया तो क्या करोगे? तब दिमाग लगाओगे या मेरे को याद करोगे या भगवान को याद करोगे? तो इसीलिए अभी से आदत बनाओ, टेस्ट ऐसे ही आएंगे जिसमें तुम्हें नए नए क्वेश्चंस मिलेंगे कि हो ये तो देखा ही नहीं, फिर सोचो, और जहां सोचोगे वही मार्क्स बनेंगे और वही दिमाग की एक्सरसाइज है।
ठीक है जी, शुरू करते हैं। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ बहुत सिंपल है, बहुत प्यारा सा है। क्या बोला? वेक्टर फॉर्म में मैंने बोला कंसिडर अ 3 डायमेंशनल सिस्टम, एक 3 डायमेंशनल सिस्टम कंसिडर किया, हैविंग चार्जेस, साथ साथ लिखते रहो बेटा, ये थियोरेटिकल, हैविंग चार्जेस Q1 and Q2 at position vectors R1 and R2 as shown। तो मैंने एक त्रिआयामी चित्र कंसिडर किया, 3 डायमेंशनल पिक्चर कंसिडर की। उस 3 डायमेंशनल पिक्चर में, उस 3 डायमेंशनल पिक्चर में 2 चार्जेस कंसिडर कर लिए Q1 और Q2, जिनका पोजीशन वेक्टर है R1 एंड R2। मतलब Q1 का पोजीशन वेक्टर है R1, Q2 का पोजीशन वेक्टर है R2। इंग्लिश लिख के रुक जाना। Q1 का पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर क्या होता है? वेक्टर स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन टू द पॉइंट। तो Q1 चार्ज का जो पोजीशन वेक्टर है वो मैंने मान लिया R1। Q2 चार्ज का जो पोजीशन वेक्टर है, इस Q2 का पोजीशन वेक्टर कितना हुआ? R2। ठीक है, कंडीशन में वही ले रहा हूं जो अभी तक हम ले रहे थे, Q1 इंटू Q2 ग्रेटर देन 0। आप कहोगे सर अगर लेस देन 0 होगा तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। चार्ज का साइन पुट करोगे अपने आप उल्टा हो जाएगा। अभी वो लॉजिक भी बताता हूं जो मैं बोल रहा हूं, ये जो मैंने वर्ड्स बोले। पहले इसकी बात करते हैं। Q1 इंटू Q2 ग्रेटर देन 0। Q1 Q2 के बीच में डिस्टेंस मान लिया R। Q1 Q2 के बीच में डिस्टेंस मान लिया R। Q1 Q2 को क्या करेगा? रिपेल। F on second because of first। Q2 Q1 को करेगा रिपेल। F on first because of second। F on first because of second। राइट? क्या बोला मैंने दोबारा? F12 फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। F21 फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। R12 यूनिट वेक्टर फ्रॉम Q1 टू Q2, जो अभी तक पहले लिया था। R21 यूनिट वेक्टर फ्रॉम Q2 टू Q1। मतलब R12 होगा ये इस तरफ और R21 हो जाएगा इस तरफ। ये बात तो क्लियर है? पहले मैंने स्ट्रेट लाइन में माना था, मैंने 3 डायमेंशन में मान लिया। इधर तक कोई इशू नहीं, यहां तक समझ में आया? पक्का? माता रानी की सौगंध। ओके, नाउ ध्यान देना बेटा प्लीज। अब लिखने का काम प्लीज छोड़ दो, समझने पे ध्यान दो। मैंने बोला R12, अगर R12 यूनिट वेक्टर की जगह वेक्टर लेता हूं, उसका मैग्नीट्यूड R21 का मैग्नीट्यूड या सिंपली R, एक ही बात है कि नहीं? मतलब मैं 1 से 2 लेंथ मेजर करूं या 2 से 1 लेंथ मेजर करूं या सिंपल R बोलूं, एक ही बात है कि नहीं है? एक ही बात है कि नहीं है? सो R12 मैग्नीट्यूड, R21 मैग्नीट्यूड और R का मैग्नीट्यूड एक ही बात है, नो डिफरेंस व्हाटसोएवर। आ जाते हैं फोर्स के फॉर्मूला पे। फोर्स का फॉर्मूला अप्लाई करिए, कूलम्स लॉ। फोर्स का फॉर्मूला F12 निकालता हूं। F on first because of second, K Q1 Q2 by R square। डायरेक्शन बताओ कौन सी? F12 का है ऊपर, यूनिट वेक्टर कौन सा हो गया? R21। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, अभी सेम लिखा था। अब हम छोटा सा जुगाड़.com लगेंगे। R की जगह R12 का मैग्नीट्यूड लिख लो ताकि सेम सेम हो जाएंगे। K Q1 Q2 by R12 मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इंटू R21 का यूनिट वेक्टर, नो प्रॉब्लम। मैंने R को क्या लिख लिया? R12 का मैग्नीट्यूड। क्यों लिख लिया? क्योंकि R को मैं R12 का मैग्नीट्यूड भी लिख सकता हूं, R21 का मैग्नीट्यूड भी लिख सकता हूं, नो प्रॉब्लम। श्योर? अब क्या किया? यूनिट वेक्टर को वेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई डिवाइड। K Q1 Q2 बाय R12 मैग्नीट्यूड का क्यूब
इंटू R12 का मैग्नीट्यूड इंटू R, ओहो ये 2-1 था तो मुझे 2-1 लिखना था, आई एम सो सॉरी। मैं सेम बना बोल भी रहा हूं और लिख उल्टा रहा हूं, फिश। ये R21 का मैग्नीट्यूड था, उसका स्क्वायर था। R21 के मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई डिवाइड K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R21 के मैग्नीट्यूड का क्यूब इंटू R21 का यूनिट वेक्टर इंटू R21 का मैग्नीट्यूड। कोई दिक्कत यहां तक बेटा? बात समझ में आती है? क्या किया मैंने? R21 लिख दिया, 1-2 गलती से लिख दिया था मैंने। 2-1 का R को मैं R12 R21 दोनों लिख सकता हूं मैग्नीट्यूड में। मैंने 2-1 क्यों लिखा? ताकि ये सेम सेम हो जाए। मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, मैग्नीट्यूड इंटू यूनिट वेक्टर क्या होता है? वेक्टर। तो ये बन जाएगा K Q1 Q2 बाय R21 के मैग्नीट्यूड का क्यूब इंटू R21 वेक्टर नंबर 2। यहां तक कोई दिक्कत है तो प्लीज बोलो। पहले क्या किया दोबारा समझो। मैंने कूलम्स लॉ लगाया, K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर इंटू R21 का यूनिट वेक्टर लिखा। अब R21 का यूनिट वेक्टर था तो नीचे R को मैंने R21 का मैग्नीट्यूड लिख दिया। अब क्या किया? R21 के मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, नीचे बन गया क्यूब, ऊपर क्या आ गया? मैग्नीट्यूड इंटू यूनिट वेक्टर। मैग्नीट्यूड इंटू यूनिट वेक्टर क्या होता है? वेक्टर होता है। तो ऊपर बन गया मैग्नीट्यूड। अब जरा ध्यान दें इस पे, इसी डायग्राम को मैं इधर बना रहा हूं। ये था R2, ये था R1, R21 चल रहा है ना, R21 ये होगा 2 से 1 की तरफ। इस पे लगाएं ट्रायंगल लॉ, अप्लाइंग ट्रायंगल लॉ। ट्रायंगल लॉ क्या कहता है? जो दो साइक्लिक ऑर्डर में होते हैं उनका सम तीसरे वाले के इक्वल होता है। मतलब R2 प्लस R21 इक्वल टू R1। तो आप R21 को क्या लिख सकते हो? R1 माइनस R2। नंबर 3 सब्स्टिट्यूट कीजिए 3 को फर्स्ट में, सब्स्टिट्यूट 3 इन 1। आपके पास F कौन सा चल रहा था? 1-2। इसका आया K Q1 Q2 बाय मैग्नीट्यूड ऑफ R1 माइनस R2 का होल क्यूब इंटू R1 माइनस R2। ये हो गई वेक्टर फॉर्म। सिमिलरली F21 कितना होगा? K Q1 Q2 बाय मॉड ऑफ R2 माइनस R1 का क्यूब इंटू R2 माइनस R1। क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है, ये बात सबको क्लियर है? दूसरी बात, छोटी सी बात और बहुत इंपॉर्टेंट बात न्यूमेरिकल्स के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात न्यूमेरिकल्स के लिए। क्या मैंने बोला? ध्यान देना प्लीज। कूलम्स लॉ के न्यूमेरिकल किए थे पहले हमने पिछली क्लास में। किसी भी चार्ज का साइन नहीं लिया था, माइनस में भी होता था तो भी मॉड ले लेते थे, क्योंकि हम क्या निकाल रहे थे? मैग्नीट्यूड। बट जब आप वेक्टर फॉर्म यूज करोगे, आप चार्ज का साइन कंसिडर करोगे। जब भी आप वेक्टर फॉर्म यूज करोगे, चार्ज का साइन कंसिडर करोगे। इफ वी कंसिडर magnitude of force, then we only take magnitude of charges. चार्ज का मैग्नीट्यूड लेते हो। If we take vector form, if we consider vector form, if we use vector form, then we must use the sign of charge while applying Coulomb's law. इसीलिए मैंने Q1 इंटू Q2 ग्रेटर देन 0 वाला केस लिया है, क्योंकि अगर कोई साइन नेगेटिव हुआ चार्ज का तो डायरेक्शन पुट्ठी होगी और तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। अगर मैं उसी को माइनस, अगर Q2 नेगेटिव है यहां माइनस में पुट कर देता हूं, अपने आप डायरेक्शन उल्टी हो गई।
आपको कुछ और अप्लाई करने की जरूरत ही नहीं। तो ये स्टैंडर्ड रिलेशन हो गया। अगर Q1 Q2 साइन के साथ डालते हो, यही रिलेशन हमेशा चलेगा। Q1 इंटू Q2 लेस देन 0 होगा, Q2 को नेगेटिव डालोगे, अपने आप डायरेक्शन पुट्ठी हो जाएगी, आपको कोई सोचने की जरूरत नहीं है। यही वेक्टर फॉर्म यूज करोगे हर जगह जब भी वेक्टर फॉर्म का यूज आएगा। मतलब IJK की फॉर्म में आपको पोजीशन वेक्टर्स दे दिए, या कोई ऐसा हाइपोथेटिकल सिचुएशन दे दिया कि मल्टीपल चार्जेस हैं, अलग अलग पोजीशंस पे हैं, तब फोर्सेस निकालनी है, तब हम वेक्टर फॉर्म यूज करेंगे। जब हम वेक्टर फॉर्म यूज करेंगे तो चार्ज का साइन लेंगे, जब हम मैग्नीट्यूड लेते हैं तो चार्ज का साइन नहीं लेते। जब हम वेक्टर फॉर्म यूज करेंगे तो हम चार्ज का साइन लेंगे। यहां तक बात समझ में आती है? हाँ जी बेटा बोलो। बता रहा हूं बेटिया, देख अब सपोज कर ये Q1 Q2 ग्रेटर देन 0 लिया, दोनों रिपल्सिव हो गए। अब एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो ऑब्वियसली अट्रैक्टिव होंगे। तो पहले F12 अगर आई कैप के अलॉन्ग है तब वो माइनस आई कैप के अलॉन्ग होगा। अब देख अगर मैं और कुछ नहीं करता, यही फॉर्म यूज करता हूं, Q2 में नेगेटिव डाल देता हूं, तो क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट नेगेटिव हो गया। तो पहले अगर ये आई कैप था तो अब ये ऑटोमेटिकली कितना हो गया? माइनस आई कैप। डायरेक्शन का इट विल टेक केयर ऑफ इटसेल्फ, आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ। ठीक है? सो F12 याद करने का तरीका, F12 है तो K Q1 Q2 R1 माइनस R2, पहले वाला माइनस बाद वाला, R1 माइनस R2। समझ में आ गई बात? क्लियर? ऑनलाइन क्लियर सबको बेटा? प्लीज लिखिए, इसको हम आगे चलेंगे। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अब ये आज शुरू होगा, अगली क्लास में जाके खत्म होगा। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लिखिए, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। पहले लॉजिक बताता हूं, फिर उसके बाद लिखेंगे। फोर्स क्या आपने पढ़ी? फोर्स होती है वेक्टर क्वांटिटी। अगर खूब सारे चार्जेस पड़े हैं, किसी एक चार्ज पे आपको टोटल फोर्स निकालनी है। अगर खूब सारे चार्जेस पड़े हैं, किसी भी एक चार्ज पे अगर आपको टोटल फोर्स निकालनी है, तो आप क्या करोगे? वेक्टर सम करोगे, रिजल्टेंट निकालोगे। सिंपली ऐड तो नहीं करोगे, क्योंकि फोर्स में डायरेक्शन भी मैटर करती है, इजंट इट? तो यही है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। लिखिए, इन अ ग्रुप ऑफ चार्जेस, in a group of charges, net force acting on any one charge, in a group of charges, net force acting on any one charge is the vector sum of individual forces, is the vector sum of individual forces acting on that charge। किसी भी चार्ज पे जो नेट फोर्स होगी, जो ओवरऑल फोर्स होगी, वो वेक्टर सम होगी इंडिविजुअल फोर्सेस की। मतलब सपोज आपके पास ये Q0 चार्ज है, और इधर है Q1, इधर है Q2, इधर है Q3, इधर है Q4। Q1 इसको कर रहा है अट्रैक्ट, Q2 कर रहा है अट्रैक्ट, Q3 कर रहा है रिपेल, Q4 कर रहा है अट्रैक्ट। तो नेट फोर्स ऑन Q0 कितना हो जाएगा? फोर्स ऑन Q0 बिकॉज ऑफ फर्स्ट, प्लस फोर्स ऑन Q0 बिकॉज ऑफ सेकेंड, प्लस फोर्स ऑन Q0 बिकॉज ऑफ थर्ड। जितने भी हो सबकी रिजल्टेंट आपको फाइंड करना होगा। कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है। रिजल्टेंट कैसे फाइंड करते हो? अगर दो बॉडी, दो फोर्सेस हैं सेम डायरेक्शन में, तो रिजल्टेंट क्या हो जाता है? एड अप हो जाता है। ऑपोजिट में है तो क्या करते हो? सबट्रैक्ट करते हो। एंगल पे है तो रिजल्टेंट निकालते हो। दो से ज्यादा है तो कंपोनेंट से करते हो। याद है सारी टेक्निक्स? नहीं है? सारी याद है टेक्निक्स, कंपोनेंट सब याद है? कोई बात नहीं, मैं ये कंसिडर करके कर रहा हूं कि याद नहीं है आपको, तो आई विल डू विद द वेरी बेसिक क्वेश्चंस फर्स्ट। ठीक है? लिखिए क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, मैं वो क्वेश्चन नहीं करा रहा हूं जो असाइनमेंट में, मैं अलग से क्वेश्चन करा रहा हूं ताकि आपके पास करने के लिए खूब सारे क्वेश्चंस हो। लिखिए, टू चार्जेस प्लस 5 माइक्रोकूलम एंड माइनस 5 माइक्रोकूलम
+5 microcoulomb and -5 microcoulomb are placed at a distance of 10 centimeters from each other. Are placed at a distance of 10 centimeters from each other. A third charge of +2 microcoulomb is placed at the midpoint of the line joining the two charges. Find net force on first part +2 microcoulomb charge, second part -5 microcoulomb चार्ज. दो पार्ट्स में क्वेश्चन है. सामने देखिए, पहला मैं कर रहा हूं, नोबडी राइट, समझेंगे पहले. आपको बोला एक है +5 माइक्रोकूलम का चार्ज, एक है -5 माइक्रोकूलम का चार्ज. मैं करके साइड हो जाऊंगा, लिख लेना, पहले समझ लो. 10 सेंटीमीटर दूर ये दोनों है. दे आर प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर अपार्ट. ठीक है. इनके मिड पॉइंट पे एक और चार्ज है +2 माइक्रोकूलम का. इनके मिड पॉइंट पे एक और चार्ज है +2 माइक्रोकूलम. आपको फोर्स निकालनी है पहले पार्ट में +2 माइक्रोकूलम पे. तो पहले आ जाते हैं +2 माइक्रोकूलम की बात करते हैं. इसको नाम दे दिया A, इसको नाम दे दिया B, इसको नाम दे दिया C. मुझे C पे टोटल फोर्स निकालनी है. पहले C को ये B फोर्स लगाएगा और ये भी फोर्स लगाएगा. दोनों मिलके इस पे फोर्स लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे. मतलब क्या बोला, किसी भी चार्ज पे नेट फोर्स क्या होता है, वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल फोर्सेस. देयर आर टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन दिस. हमें इन दोनों का क्या करना पड़ेगा, वेक्टर सम. पहले बात करते हैं ए जो सी पे लगाएगा. फोर्स ऑन सी बिकॉज ऑफ ए. फोर्स ऑन सी, मैग्नीट्यूड ले रहा हूं. फोर्स ऑन सी बिकॉज ऑफ ए कितना हो जाएगा, के, दैट इज 9 into 10⁻9. Q1 that is 5 into 10⁻6. Q2 that is 2 into 10⁻6 divided by distance. ये डिस्टेंस कितना हो गया बेटा, 5 सेंटीमीटर. दैट इज 5 into 10⁻2. उसका स्क्वायर. एक 5 उड़ गया. 9 2 18. 18 by 5 कितना हो गया, 3.6 into 10 to the power 9. 9 में 12 गया, -3. -3 में +4 जोड़ा 1. तो आंसर कितना है, 36 न्यूटन. यहां तक कोई दिक्कत बेटा. F on C बिकॉज ऑफ A कितना आ गया, 36 न्यूटन. मैग्नीट्यूड में डायरेक्शन क्या होगी, A C को क्या करेगा, रिपेल. तो कहां हुई डायरेक्शन, राइट साइड. ये हो गया F on C बिकॉज ऑफ A. मानते हो बेटा. ठीक है. A C को क्या करेगा, रिपेल करेगा. अब आ जाओ B. वो जो बांदर देख रहे हो आप उधर, वो बांदर C को क्या करेगा, अट्रैक्ट. फोर्स ऑन C बिकॉज ऑफ B, मैग्नीट्यूड, ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा. F on C बिकॉज ऑफ B, ये कितना हुआ, K. 9 into 10⁻9 चार्ज 5 माइक्रोकूलम. दूसरा 2 माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाय इसका डिस्टेंस भी सेम, 5 into 10⁻2 का होल स्क्वायर. सेम आंसर आएगा 36 न्यूटन. अब दोनों फोर्सेस क्या हैं, सेम डायरेक्शन में. तो रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगा, दोनों का सम. तो फोर्स ऑन सी कितना हुआ, मैग्नीट्यूड में. फोर्स ऑन सी हुआ फोर्स ऑन सी बिकॉज ऑफ ए, मैग्नीट्यूड, प्लस फोर्स ऑन सी बिकॉज ऑफ बी, अगेन मैग्नीट्यूड. रिजल्ट आ गया 72 न्यूटन. क्या ये क्लियर है, पहला पार्ट. अब आ जाते हैं दूसरे पे. सेकेंड पार्ट में बोला -5 माइक्रोकूलम पे निकालो. इस वाले पे, बांदर पे, वो जो A है ये B को क्या करेगा, अट्रैक्ट. और जो B है और C है वो भी B को क्या करेगा, अट्रैक्ट. मानते हो, दोनों क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे. तो डायरेक्शन दोनों की क्या हो जाएगी, फिर से सेम हो जाएगी. बट इसमें
सेकेंड पार्ट कर रहा हूं, फोर्स ऑन बी बिकॉज ऑफ ए कितना हुआ के, पहला चार्ज 5 माइक्रो, दूसरा चार्ज 5 माइक्रो, डिस्टेंस कितना है बेटा ए और बी के बीच में 10 सेंटीमीटर, सो 0.1 मीटर, तो उसका स्क्वायर करूंगा 10 टू पावर -2, सिंप्लीफाई 9 5 5 5 25 25 25 9 के 1 2 2 टू 5 2 टू 5 इंटू 10 टू द पावर कितना हुआ, -3 ऊपर है, -2 नीचे है, +2 ऊपर जाके हुआ, तो क्या बचा -1, तो ये आ गया 22.5 न्यूटन। क्लियर यहां तक? अब आ जाओ फोर्स ऑन बी बिकॉज ऑफ सी, एफ ऑन बी बिकॉज ऑफ सी, ये कितना होगा के, चार्ज 5 माइक्रो, दूसरा चार्ज 2 माइक्रो, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना इन दोनों के बीच में 5 सेंटीमीटर, ये सॉल्व करके आता है 36 न्यूटन। अभी ऊपर कैलकुलेट किया था ना, ये ऊपर कैलकुलेट कितना करके आया था 36 न्यूटन, तो नेट फोर्स कितनी हो गई बी पे, फोर्स ऑन बी कितना हुआ, फोर्स ऑन बी बिकॉज ऑफ ए प्लस फोर्स ऑन बी बिकॉज ऑफ सी, दोनों को ऐड करो, 36 प्लस 22.5, ये कितना हो गया 58.5 न्यूटन। क्या ये क्लियर है? सेम डायरेक्शन में थे तो हमने क्या किया, ऐड, ऑपोजिट में होते तो क्या करते, सब्ट्रैक्ट। अभी करेंगे इसको, लिखो पहले फटाफट, डायग्राम में बना दिया, अगर लिखना हो तो बोलोगे राइट या लेफ्ट, जो डायग्राम, फिर वो क्वेश्चन में भी डायग्राम भी दिएगा ना कहां पे, फिर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, या तो वो बोले या कुछ वैसे बताए। अगर एक्स वाई एक्सिस दी होगी तो आई जे लिखेगी, अगर डायग्राम गिवन होगा तो लेफ्ट राइट लिखेगी, अगर कुछ नहीं गिवन होगा तो ऐसे ही छोड़ेगी। जी बेटा, नहीं लिख सकते, एफ सी बी मतलब फोर्स ऑन सी बिकॉज ऑफ बी, एफ बी सी मतलब फोर्स ऑन बी बिकॉज ऑफ सी, वैल्यू सेम आएगी, डायरेक्शन गलत आएगी ना, नहीं नहीं, वो फिर वेक्टर फॉर्म लिखेगा, अगर माइनस लिखेगा तो वेक्टर फॉर्म लिख रहा है, कहां लिख रहा है वेक्टर फॉर्म, आई जे के लिख रहा है कहीं पे, नहीं ना, मैग्नीट्यूड लिख रहा है ना सिर्फ। नेक्स्ट एक और देखते हैं, लिखिए क्वेश्चन, टू चार्जेस plus 5 microcoulomb each are placed at a distance of 10 centimeters from each other. A 1 microcoulomb charge is placed at the midpoint of the line joining the two charges. Of the line joining the two charges. Find net force on, एक मिनट थोड़ा सा चेंज करते हैं, 1 माइक्रोकूलम की जगह ना -1 माइक्रोकूलम लिख लो, 1 माइक्रोकूलम की जगह -1 माइक्रोकूलम लिख लो। अब -1 माइक्रोकूलम चार्ज इज प्लेस्ड एट द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस, फाइंड द नेट फोर्स ऑन -1 माइक्रोकूलम चार्ज। सेकेंड पार्ट, एनी 1 + 5 माइक्रोकूलम चार्ज, किसी भी एक पे निकाल लो, ठीक है। अब जरा ध्यान दो, सिचुएशन कैसी है, सिचुएशन कैसी है, बहुत सिंपल सिचुएशन है। आपके पास है ये +5 माइक्रोकूलम, प्लीज ध्यान देंगे, आपके पास एक और है +5 माइक्रोकूलम, और मिडल में आपने प्लेस किया -1 माइक्रोकूलम, फिर से नाम दिया ए बी सी, ठीक। पहले आ जाते हैं फर्स्ट पार्ट पे। जब फर्स्ट पार्ट पे आओगे, पे अटेंशन, +5 -1 को क्या करेगा, अट्रैक्ट, वो वाला +5 -1 को क्या करेगा, अट्रैक्ट।
ये हो गया फोर्स ऑन सी बिकॉज ऑफ बी, ये हो गया फोर्स ऑन सी बिकॉज ऑफ ए। दोनों निकाल के क्या करना पड़ेगा, सबट्रैक्ट। सेम डायरेक्शन था तो ऐड किया था। एफ सी ए कितना हो गया, के 5 माइक्रो 1 माइक्रो मैग्नीट्यूड ले रहा हूं, डिवाइडेड बाय 5 सेंटीमीटर, और यही होगा फोर्स ऑन सी बिकॉज ऑफ बी। सो नेट फोर्स कितनी हो गई, 0। दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में, रिजल्टेंट क्या हो गया, 0। 1 माइक्रोकूलम पे नेट फोर्स कितनी आ गई, 0। अब आ जाओ +5 पे। ये था +5 माइक्रोकूलम, ये था +5 माइक्रोकूलम, मिडल में है -1 माइक्रोकूलम। अब जो राइट साइड वाला +5 है, उसको ये +5 क्या करेगा, रिपेल, फोर्स ऑन बी बिकॉज ऑफ ए। ये एफ ऑन बी बिकॉज ऑफ ए कितना हुआ, के Q1 5 माइक्रो, Q2 5 माइक्रो, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, दोनों के बीच में कितना है, 10 सेंटीमीटर। लिख सकते हो, ये बताओ पहले, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, 10 सेंटीमीटर। वैल्यू निकालो, 9 5 45, 45 5 225, 225 इंटू 10 टू द पावर -12 +9 -3, नीचे से आ गए, ये अभी तो की थी कैलकुलेशन, 22.5 न्यूटन। इधर तक कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाओ एफ ऑन बी बिकॉज ऑफ सी। एफ ऑन बी बिकॉज ऑफ सी, के Q1 है 5 माइक्रो, Q2 है 1 माइक्रो, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, डिस्टेंस दोनों के बीच में 5 सेंटीमीटर। 5 इंटू 10 टू पावर -2, 5 इंटू 10 टू पावर -2, 5 5 कट गया, 9 बाय 5 1.8 इंटू 10 टू द पावर 9, 9 -12 -3 +2 +4 1, 18 न्यूटन। अब ये दोनों क्या है, ये एफ बी सी क्या हो गया इस तरफ, एफ ऑन बी बिकॉज ऑफ सी क्या हो गया लेफ्ट साइड, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में रिजल्टेंट क्या होगा, सबट्रैक्ट। सो नेट फोर्स कितनी हो गई, नेट फोर्स ऑन सी ऑन बी विल बी बड़े में से छोटा माइनस एफ बी ए माइनस एफ बी सी, दैट इज 22.5 -18, ये हो गया 4.5 न्यूटन। और डायरेक्शन कहां आएगी, बड़े वाले की डायरेक्शन में, मतलब टुवर्ड्स राइट। ये हो गई नेट फोर्स। समझ में आई बात सबको? आज मैंने बड़े सिंपल वाले केस कराए, अगली क्लास में कंपोनेंट्स और वो सब भी कराऊंगा। ये समझ में आ गए? आज का काम जितना किया उसको अच्छे से रिवाइज करके आइए और अच्छे से रिकैप लीजिए, पुराना सारा रिकैप कीजिए। थैंक यू वेरी मच।